नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। 2026 में पटना में दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी की तारीफ। स्वर्गीय रामविलास की पुण्यतिथि आज, दी गई श्रद्धांजलि। आरा के अरण्य देवी की है महत्ता महान, पूरी होती है हर मनोकामना। और आज नवरात्र का छठा दिन, माता के छठे स्वरूप की हो रही है पूजा अर्चना। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नगर विकास विभाग का प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। विभाग के सचिव अमीर कुमार जिमार सिंह ने कहा, कचरा प्रबंधन का काम 3 महीने में बिहार में शुरू होगा। नगर निगम द्वारा नलियों के पानियों को शुद्ध कर नदी में बहाया जाएगा। पहले सीधे नालियों के पानी नदियों में जाती थी, अब नहीं जाएगी। गंगा किनारे बसे शहरों का प्रथम चरण में शुरुआत किया जाएगा। राज्य के सरकारी शवदाह को मॉडिफिकेशन कार्य 2024 तक पूरा हो जाएगा। पटना मेट्रो के काम में जमीन के अंदर खुदाई का कार्य चल रहा है। खुदाई का कार्य जमीन के अंदर पूरा होने के बाद कंक्रीट का कार्य पूरा किया जाएगा। मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा में फिजिकल स्टडी मेट्रो के कार्य को लेकर काम किया जा रहा है। वहीं नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि कचरा प्रबंधन को लेकर बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान बिहार में चलेगा। मुक्ति और मोक्ष धाम को 2024 के दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। स्मार्ट सिटी योजना में लग रहे सीसीटीवी कैमरा की सुरक्षा और ट्रैफिक रेगुलेशन में बेहतर काम हो रहा है। स्मार्ट सिटी सीसीटीवी कैमरा योजना को और बेहतर किया जाएगा। स्मार्ट सिटी योजना 2024 के मार्च तक पूरा करने के लक्ष्य पर काम हो रहा है। आने वाले समय में केंद्र सरकार की अमृत योजना से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान की बड़ी योजना दी जाएगी। केंद्र सरकार से उन जिलों में जहां जहां जल जमाव होता है उस कमी को दूर करने के लिए सहायता का प्रस्ताव दिया जाएगा। 2026 तक पहले फेज का मेट्रो शुरू होने जाने की संभावना है। प्रथम चरण में 6.5 किलोमीटर की दूरी तय होगी। ये 5 स्टेशन होंगे: पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल, 0 माइल, भूतनाथ, खेमनीचक, मलाही पकड़ी। इसमें आपने सरकार की प्राथमिकता को स्पष्ट रूप से देखा कि हम लोगों ने जहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को प्राथमिकता देते हुए कचरा प्रबंधन को एक बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, और इसको लेकर जहां अवेयरनेस कैंपेन के साथ साथ उसके पूरी तरह से मैनेजमेंट को भी हम लोगों ने होमवर्क किया है, और क्लस्टर के माध्यम से बहुत जल्द उस चीज को हम लोग जमीन पर उतारने जा रहे हैं। और चूंकि हम लोगों ने इसके लिए छोटे यूएलपीज और बड़े नगर निगम को भी आपस में क्लबिंग किया है, जिसका ब्यौरा आपको सचिव महोदय ने दिया। लेकिन इसके साथ साथ इसके अवेयरनेस कैंपेन को भी हम लोगों ने तेजी से उठाया है, और सभी नगर निगम को कुछ मापदंड दिए हैं कि इसको आधार बना के आपको जहां डोर टू डोर कलेक्शन हैं, वही सेग्रीगेशन के मॉडल को भी आपको ध्यान में रखना हो कि भविष्य में अगर हमको पूरी तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की यूनिट बैठाने हैं तो उसमें सेग्रीगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो उसके दृष्टि से सभी यूएलपीज को और सभी नगर निगम को भी एक प्रॉपर गाइडलाइन विभाग की तरफ से दिया गया है। और अभी जो स्वच्छता मिशन केंद्र सरकार का चल रहा था, उस अभियान को भी हम लोगों ने पूरे 15 दिन के उस अभियान के ब्लैक स्पॉट को क्लियर करने में लगाया ही है। लेकिन आने वाले समय में हम लोग पूरे 60 दिन इस कैंपेन को चला रहे हैं, ताकि स्वच्छता के इस विषय को, जो संस्कार स्वच्छता और स्वभाव स्वच्छता कैसे बने, उसके दृष्टि से बिहार पूरी तरह से आगे बढ़कर इसमें काम करे, हम लोगों ने किया। साथ ही साथ नई योजनाओं की चर्चा हुई है, जो कि काफी समय से लोगों का डिमांड था। उसमें बेसिकली ड्रेनेज, सीवरेज योजना तो हम लोग नहीं है, साथ में जो शहर के सौंदर्यीकरण के लिए पार्क, तालाब और स्ट्रीट लाइट का जो काम पूरा नगर निगम को दिया, लेकिन मास्क लाइट अगर एमएलसी लगाना चाहते हैं तो उसको भी रिकमेंड कर सकते हैं। कम्युनिटी टॉयलेट, कम्युनिटी हॉल, इस तरह के प्रोविजन मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना में किया गया। मुझे उम्मीद है कि इस बड़ी राशि जो दी गई है, इस राशि का उपयोग होने से शहरी क्षेत्रों में जो कम्युनिटी सर्विसेज की चीजें हैं वो तेजी से आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ जो कुछ योजनाओं की चर्चा अभी हुई है, सम्राट अशोक भवन का, और साथ में ये जो हम लोग मुक्ति धाम योजना है, मोक्ष धाम का, ये दोनों योजनाओं के लिए भी राशि दी गई है। और विभाग का ये मानना है कि मोक्षधाम और सम्राट अशोक भवन हम लोग जो आने वाला वित्तीय वर्ष है उसके पहले हम लोग कैसे बहुत सारी योजनाओं को कंप्लीट करता है। तो मोक्षधाम की योजना तो हम लोग दिसंबर में ही कंप्लीट करेंगे सभी योजनाओं को।
और उसमें पूरा तरह से कुछ बड़ी यूनिट भी है जिसमें हम लोग कह सकते हैं ग्रीन फ्यूनरल सिस्टम को भी लाया गया है, जैसे पटना में, भागलपुर में। तो ऐसी जगह पे ग्रीन फ्यूनरल सिस्टम के दृष्टि से भी हम लोग उसमें आगे बढ़े हैं और मुझे उम्मीद है कि वो योजना जब कंप्लीट होगी तो पूरी तरह से हर राज्य में अपना एक, हर जिले का एक यूनिट अपना हो जाएगा। आने वाले समय में इसको और बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो विभाग निश्चित रूप से उस पर भी विचार करेगा। साथ ही साथ जो बड़े स्कीम्स हैं, खास करके जिसकी चर्चा स्मार्ट सिटी की बात है, स्मार्ट सिटी में जो सबसे बड़ा कंपोनेंट जो सभी बड़े शहरों को हम लोगों ने जोड़ने में सफल हुए, ICCC वाला, इससे कम से कम एक तरफ से पूरे शहर की सुरक्षा की दृष्टि से भी वो काम आ रहा है। साथ में शहर के जो ट्रैफिक सिस्टम की भी वो पूरी तरह से चेकिंग उसके थ्रू हो पा रही है। तो इसका सबका कंट्रोल एंड कमांड रूम सभी बड़े शहरों में बना है, खास करके पटना में, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। तो ये हम लोग का पूरी प्राथमिकता में भी है कि इसको और भी अपग्रेड किया जा सके। आने वाले समय में हम लोग का प्रयास है कि जो हमारे लाइटिंग कंपोनेंट है वो भी इससे कंट्रोल हो, क्योंकि बड़े शहरों में लाइटिंग लगने के बाद उसके मेंटेनेंस का विषय भी रहता है। तो जहाँ निगम मेंटेन करेगा वहीं उसकी चेकिंग की दृष्टि से भी हम लोग बातें जो है मीडिया के माध्यम से पूरे बिहार तक पहुंचा पाए, इस उद्देश्य के साथ हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। हमारी टीम में आज माननीय मंत्री जी एक भी लीड कर रहे हैं, मैं हूँ, और साथ में हमारे स्पेशल सेक्रेटरी हैं श्रीवास्तव जी, और वर्षा हमारी जॉइंट सेक्रेटरी हैं। इस टीम के साथ आज हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं। मैं पूरी विभाग की बातों को संक्षेप में रखूंगा, लेकिन जो हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं या जो स्कीम्स हैं उसके बारे में आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि विगत एक साल के अंदर जो हमारे ULB, जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, उनकी संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। आप देखेंगे जो 141 थे वो आज की तारीख में 261 हो गए। 120 जो नई अर्बन लोकल बॉडीज बनाई है, जो कि हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को और इंक्रीज करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग शुरुआत करें, कचरा प्रबंधन हमारी अहम प्राथमिकता है, और हम लोग आपको बताएंगे कि हम लोग कैसे इसमें आगे जाना चाहते हैं। उसके साथ ही अगर देखें तो जो जल की निकासी है वो एक इम्पॉर्टेंट प्राथमिकता है। उसी तरह से जो पेयजल की व्यवस्था है, ये 3 प्रमुख बातें हैं जो टाउन के अंदर हम लोगों को ठीक करनी है कालांतर में। इसके साथ ही जैसे आप देखेंगे कि रोड की व्यवस्था हो गई, और जो हमारे रेगुलेटरी मैकेनिज्म होते हैं कि जो बिल्डिंग्स वगैरह बने वो एज पर बायलॉज बने, ये सब बातें भी हैं। लेकिन 3 प्रमुख बातें जो हैं वो ये है कि एक तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हम लोगों ने जो माननीय मंत्री जी के लीडरशिप में, निर्देशन में जो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है कि हमने पूरे बिहार को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक वो टाउन्स हैं जो कि बड़े हैं, जैसे कमिश्नरी टाउन्स हैं, जहाँ पर के कचरे का उत्सर्जन जो है ज़्यादा होता है, यानी कि ज़्यादा कचरा हमारा प्रोड्यूस होता है। ऐसे टाउन्स को आसपास की छोटे लोकल बॉडीज के साथ क्लब करके हम लोगों ने एक क्लस्टर मैकेनिज्म। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान की 4थी पुण्यतिथि है। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पैतृक गांव खगड़िया जिला के शहरबन्नी में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान अपने पिता के पुण्यतिथि पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खगड़िया निकले। इससे पहले उन्होंने अपने आवास पर पिता की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। चिराग पासवान ने कहा कि उनके पिता की कमी हर पल खलती है। जैसे जैसे दिन गुजर रहा है वैसे वैसे याद और ताज़ा होती जाती है। आज 4 साल हो गए अपने पापा से जुदा हुए। 4 साल पहले उनका निधन हुआ था। आज उनके पिता की हर बात हमेशा याद आती है। उन्होंने कहा कि आज जिस तरीके से अपने पिता के सपनों को साकार करने का प्रयास किया, वो देखकर उनके पिता जहाँ भी होंगे खुश होंगे। मुझे लगता है मैं अपने सपनों को साकार करने के रास्ते पर निकल चुका हूँ। ये मेरे तो पिता हैं, स्वाभाविक है कि उनकी कमी हर दिन हर लम्हा महसूस होती है, और ये उन दिनों में से है जब वो यादें और ज्यादा दिमाग में आपके कौंधती हैं। आज 4 साल हो गए उनको गए हुए। ये ऐसे लम्हे होते हैं जब आप उनको याद करें
तो एहसास होता है कि आज से 4 साल पहले इस वक्त वो मेरे साथ थे। शाम को 6:05 पर उनका निधन हुआ था। ये दिन बहुत सी यादों को, बचपन में बिताए हुए उनके साथ पलों को, पर मुझे खुशी इस बात की है कि आज वो जहां कहीं भी होंगे इस बात को देखकर खुश होंगे, संतुष्ट होंगे। मुझे लेकर, अपनी पार्टी को लेकर उन्होंने बहुत सी उम्मीदें लगा कर रखी थी। मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं मैं उनके सपनों को पूरा करने की उस राह पर निकल चुका हूं। ये बात जरूर उनको संतुष्टि देती होगी। पार्टी को जिस मजबूत स्तर पर वो देखना चाहते थे, आज पार्टी के सांसदों की बात हो, अलग राज्यों में हमारे विधायकों की बात हो, संगठन देश भर में जिस तरीके से पार्टी का मजबूत हुआ है, ये तमाम वो विषय थे जिनको उन्होंने हमेशा प्राथमिकता देने का कार्य किया। आज जब वो हम लोगों के बीच नहीं है, उनकी याद, उनकी सिखाई बातें, उनके विचार, उनके सिद्धांतों पर चलना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और उसी लक्ष्य को पूरा करने का, पापा के सपनों को पूरा करने का हर संभव प्रयास कर रहा हूँ। भारत रत्न की बात चल रही है, भारत रत्न चढ़ाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अभी जस्ट रुझान आने शुरू हुए हैं। मैं मानता हूँ, उम्मीद करता हूँ, जिस तरीके से भाजपा ने दोनों राज्यों में मेहनत की है, जिस तरीके से हरियाणा में 10 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का रहा है, मैं मानता हूँ कि जनता कहीं ना कहीं विश्वास करती है भारतीय जनता पार्टी, मेरे प्रधानमंत्री जी पर। उम्मीद करता हूं कि शाम तक जब परिणाम पूरी तरीके से आएंगे, वो उसी आधार पर होंगे जिसकी अपेक्षा हम लोग करते हैं। इसको नींद नहीं आ रही है, विपक्ष के लोग काफी अहम बताया जा रहा है विधानसभा चुनाव। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई है, कई विषयों पर हम लोग की चर्चा हुई, हम लोग की मुलाकातें हुई। मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां, जिसमें स्वाभाविक है कि आगामी बिहार के विधानसभा के चुनाव है, बिहारी हूँ, बिहार राज्य हमेशा से मेरे लिए प्राथमिकता रहा है, उसको लेकर भी चर्चा हुई। कई और राज्यों में, झारखंड में, अलग अलग राज्यों में जहाँ पे चुनाव होने हैं, उसको लेकर भी हम लोगों की सकारात्मक चर्चा हुई है। मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में उस सकारात्मक चर्चा के परिणाम भी हम लोग को देखना पड़ेगा। नीतीश को नींद नहीं आती, इस तरह के विपक्ष के लोग कह रहे मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है जब से बीजेपी के साथ गए हैं। क्या मिलेगा इस तरीके की व्यक्तिगत टिप्पणी करके? मैं पूछना चाहता हूँ ना परिवार के लोगों, ये विपक्ष के लोगों से, भाई उनके भी परिवार में सदस्य हैं, संभवतः किसी ना किसी को उम्र के किसी ना किसी दौर पे कोई ना कोई परेशानी होती होगी। क्या इस तरीके से आप अपने परिवार के सदस्यों पे टीका टिप्पणी करेंगे? राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो। मैंने हमेशा कहा है कि नीतियों पर घेरिए ना, घेरिए मेरी सरकार को, बिहार में हो, केंद्र में हो, नीतियों पर सवाल उठाइए, हम लोग की कार्यशैली पर सवाल उठाइए। पर इस तरीके से व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप कर किसी के स्वास्थ्य को लेकर इस तरीके से भ्रम फैलाना, किसी की उम्र को लेकर, किसी के बर्ताव को लेकर, हाव भाव को लेकर, इन बातों से बिहार या बिहारियों का क्या फायदा होने वाला है, क्या लाभ होने वाला है? ये दर्शाता है कि विपक्ष किस तरीके से मुद्दाहीन है, उनके पास कहने के लिए अब कुछ बचा नहीं है, इसलिए इस तरीके की बातों का इस्तेमाल करके ओछी नीची राजनीति का वो परिचय दे रहे हैं। भारत रत्न की बात चल रही है, भारत रत्न अब चाहते हैं नीतीश जी और रामविलास पासवान जी को मिले, जिस तरीके से उनका व्यक्तित्व रहा है भारत के राजनीति में, दोनों देखा होगा। देखिए, मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर है। कुछ मांग कर लिया तो क्या लिया? मैं मानता हूं कि मेरे प्रधानमंत्री जी का जो रिश्ता मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी से रहा है, मुझे, मेरी पार्टी को, मेरे दल को, मेरे कार्यकर्ताओं को उनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। आज से लगभग 3 साल पहले जब मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को उनके निधन के बाद जब भारत पद्म भूषण से जब उनको सम्मानित किया गया था, उस वक्त भी हम में से किसी ने उसकी मांग नहीं की थी। ये मेरे प्रधानमंत्री जी का प्यार और वो रिश्ता जो मेरे नेता का मेरे प्रधानमंत्री जी के साथ था, मेरे पिता का मेरे प्रधानमंत्री जी के साथ था, उसकी पुनः एक झलक देखने को मिली जब उन्होंने स्वतः
उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित करने का काम किया। मेरा विश्वास है कि मेरे नेता मेरे पिता को भारत रत्न से सम्मानित मौजूदा केंद्र की एनडीए सरकार में ही किया जाएगा। मेरे प्रधानमंत्री जी की सोच के आधार पर ही उनको भी ये सम्मान दिया जाएगा, ये मेरा विश्वास है। बंगले की पॉलिटिक्स होती है, आपने बंगला खाली किया था, कोई सामान नहीं ले गए थे, लेकिन तेजस्वी ने जो बंगला खाली किया, बीजेपी आरोप लगा कि सारे सामान ले गए। चिराग पासवान जी नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि उनको अधिकारी कंट्रोल कर रहे हैं और उनको कार्यक्रम में बोलने नहीं दिया जा रहा। जो भी मेरे मुख्यमंत्री को रत्ती भर भी जानता है, वो जानता है कि वो किस तरीके से मजबूत इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति हैं। मैंने बार बार कहा है कि उनकी नीतियों से, उनकी सोच से, उनकी रणनीतियों से आप सहमति या असहमति दर्ज करा सकते हैं, पर कोई मेरे मुख्यमंत्री को कंट्रोल करे, मुझे नहीं लगता कि मेरे मुख्यमंत्री की कार्यशैली को जो भी दर्शकों से देख रहा होगा वो इस बात से कभी सहमत होगा। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री सहित प्रधानमंत्री के रूप में 23 साल पूरे कर लिए, जिसका जवाब देते हुए देर रात दिल्ली से पटना पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जाहिर बात है, स्वाभाविक है, यह बात किसी से छुपी नहीं। मेरे मन में उनके प्रति कितना प्यार, कितना आदर और कितना स्नेह है। मेरे पिता आदरणीय रामविलास जी ने के बाद किसी को राजनीतिक क्षेत्र में अपना आदर्श माना है तो वो है प्रधानमंत्री, जिनके कार्यों से मैंने सीख ली, उनकी कार्यशैली से मैंने अपना कार्य किया है। वह मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और आज जब उनका अनुभव नए मुकाम तक पहुंचा है तो मैं और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जहां एक तरफ उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं, वहीं आने वाले लंबे समय तक उनके आशीर्वाद का लाभ हम पर ऐसे ही बना रहे यह कामना भी करते हैं। वहीं झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी की रणनीति साझा करते हुए कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन के साथ ही खासतौर पर भाजपा जो एनडीए का प्रमुख घटक है उसके साथ बातचीत चल रही है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। झारखंड बीजेपी के प्रभारी हेमंत जी से हमारी पार्टी के जमुई से सांसद और झारखंड के प्रभारी अरुण भारती लगातार बातचीत कर रहे हैं। ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। स्वाभाविक है, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि मेरे मन में उनके प्रति कितना प्यार, कितना आदर और कितना स्नेह है। ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, जब उनका अनुभव नई ऊंचाइयां हासिल करता है तो स्वाभाविक है आपको खुशी होती है। मैंने मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के बाद किसी को राजनीतिक क्षेत्र में अपने आदर्श माना, जिनके कार्यों से मैंने सीख ली, जिनकी कार्यशैली को मैंने अपनाने का प्रयास किया, वो मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं। और आज जब उनका अनुभव एक नए मुकाम तक पहुंचा है, मैं मेरी पूरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जहां एक तरफ उनको ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देते हैं, तो वहीं आने वाले लंबे समय तक उनके इस आशीर्वाद का लाभ हम सबको ऐसे ही प्राप्त होता रहे, ये कामना भी करता हूं। पार्टी जो कि प्रमुख एनडीए का घटक दल है, उनसे बातचीत चल रही है। कल जैसा मैंने कहा, मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी मुलाकात हुई है। झारखंड के प्रभारी आदरणीय हेमंता जी से भी, हमारी पार्टी के जमुई से सांसद और झारखंड के प्रभारी अरुण भारती जी की निरंतरता में चर्चाएं चल रही हैं। बहुत ज़्यादा सीटों की मांग हमारे दल की नहीं है। हमेशा से हम लोग का लक्ष्य रहा है कि कैसे एनडीए को हम लोग गठबंधन में रहकर मजबूती देने का हम लोग कार्य करेंगे। उदाहरण के तौर पर जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा, हरियाणा में भी हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा, पर झारखंड एक ऐसा राज्य है, जब मेरा जन्म हुआ था तब बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे। ऐसे में पार्टी ने भी इस दौरान काफ़ी मेहनत की है। 19 का चुनाव जब मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जीवित थे,
किसी कारणवश उस वक्त गठबंधन नहीं बन पाया था, हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ा था। 14 में जरूर भाजपा के साथ एक सीट, शिकारी पारा की एक सीट थी, उस पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। ऐसे में चाहते हैं कि 2014 में जैसी परिस्थितियां थी उसी तरीके से गठबंधन के तहत अगर कोई संभावना बनती है, जो उम्मीद है मुझे बनेगी, सकारात्मक चर्चाएं चल रही हैं, ऐसा होता है तो हम लोग गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल परिस्थिति स्पष्ट होने में कुछ समय और लगेगा। मुझे लगता है नोटिफिकेशन जब तक आता है, अधिसूचना, जो कि मैं मानता हूं 2-1 दिन में आनी चाहिए, अधिसूचना आते आते तक मैं मानता हूं कि स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उपचुनाव में प्रशांत किशोर बोले कि एनडीए के उम्मीदवार को हरा देंगे। अच्छी बात है, वो अगर चुनावी रण क्षेत्र में उतर रहे हैं तो किसी ना किसी लक्ष्य के साथ ही उतर रहे होंगे, या तो महागठबंधन को हराने के लिए या एनडीए को हराने के लिए। अगर वो अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। अंतोगत वो फैसला तो जनता ने ही करना है। नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग हो रही है। अच्छी बात है, होनी भी चाहिए और उनको बिल्कुल मिलना भी चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक अनुभव है उसकी तुलना बहुत कम राजनीतिज्ञों से की जा सकती है। आप उनकी राजनीति से सहमत असहमत जरूर हो सकते हैं, पर इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता जिस पृष्ठभूमि से वो आते हैं और जिस संघर्ष के साथ वो राजनीति में एक ऐसे मुकाम तक पहुंचे जहां पर लंबे समय तक एक धुरी वो भारत की राजनीति की वो बने रहे। ऐसे में उनके पार्टी के नेताओं सदस्यों को लगता है, मैं भी मानता हूं कि उनमें हर वो गुण हैं, उनमें हर वो सामर्थ्य है जिसके लिए। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। देश के वामन शक्तिपीठों में से एक कात्यायनी मंदिर खगड़िया जिले में अवस्थित है। इस मंदिर में देवी के छठे माँ स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा होती है। मान्यताओं के अनुसार अग्नि में देवी जब अपनी आहुति दी थी तो भगवान शिव उनको लेकर तांडव नृत्य करने लगे और इसी दौरान माता का हाथ यहाँ गिरा था। सदियों पहले जब ये इलाका घनघोर जंगल हुआ करता था तो पशुपालक यहाँ गाय चराए आया करते थे। माता का जहाँ हाथ गिरा, गाय स्वतः वहाँ अपना दूध अर्पित करने लगी, जिसके बाद यहाँ मंदिर की स्थापना की गई। सोमवार और शुक्रवार को यहाँ बैरागन लगता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता की पूजा करने और दूध चढ़ाने यहाँ पहुँचते हैं। राज्य हो या केंद्र, कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन इस इलाके को आज़ादी के बाद से अब तक सड़क मुहैया नहीं करवा पाई और लोगों को खतरनाक रेल पुल पर जान जोखिम डालकर कोसी और बागमती नदी पार कर यहाँ आना पड़ता है। इसका मलाल यहाँ के लोगों को है। बहरहाल आस्था के सैलाब के आगे कोई भी बाधा या कठिनाई माता के भक्तों के लिए छोटी पड़ जाती है और श्रद्धालु माता के दरबार में हाजिरी देने पहुँच जाते हैं। कात्यायनी मंदिर के बारे में ये प्रमाणित है, जिसने जो मांगा माता ने उसकी झोली भर दी। हाथ करके दूध चढ़ाता है, पान चढ़ाता, प्रसाद बतासा, दही चुराया कर सबको खिलाता है जाते। जो भी श्रद्धालुगण आते हैं दही चूड़ा लेके यहाँ पे साधु संत को खिलाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो मेला लगता है, किस किस दिन मेला लगता है? सोमवार से अधिक लगता है, सोमवार दिन अधिक, उसके बाद शुक्र का उससे कम, दूध का हल्का फल्का, पूजा पाठ सब दिन हो यहाँ होता है। यहाँ पे जो सोमवार और शुक्रवार को यहाँ मिल सोमवार और शुक्रवार को, और जैसे कि मतलब इस मंदिर में किन किन जगह से ज़्यादा मतलब आदमी जैसे आते हैं, जैसे कि जिला है, बहुत दूर दूर से यहाँ आदमी आते हैं, मतलब 7-8 जिला है। जिला से ये जैसे बेगूसराय जिला हुआ, हमारे खगड़िया जिला हुआ, सहरसा जिला हुआ, यहाँ से अधिक लोग आते हैं। और बाहर से दूर दूर से पटना हो, बम्बई तक का यहाँ आया है आदमी। तो आपका नाम? मेरा नाम श्री राजेंद्र। यहीं रहते हैं आप क्या? जारी है यहाँ।
नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना हो रही है। माँ कात्यायनी का जन्म ऋषि कात्यायन के घर हुआ था, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति को काम, मोक्ष, धर्म और अर्थ इन चारों क्षेत्रों में फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में आज आपको बता रहे हैं भोजपुर जिला मुख्यालय आरा में उत्तरी छोर पर स्थित माँ आरण्य देवी के अति प्राचीन मंदिर के बारे में। इस मंदिर के नाम पर इस शहर का नाम आरा पड़ा है। मंदिर का इतिहास रामायणकाल और पांडव से भी जुड़ा है। इस मंदिर में काले पत्थरों की महासरस्वती की बड़ी मूर्ति और महालक्ष्मी की छोटी प्रतिमा है। इस मंदिर को किला की देवी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी होने तक घी के बड़े दिए जलाते हैं। पुजारी बाबा के अनुसार मान्यता है कि माता सती का एक अंग यहाँ गिरा था। आरा को शोध संगम क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। शोक संगम स्थान का नाम त्रिपुरा रहस्य और मत्स्य पुराण में भी प्राप्त होता है, जिसमें शोध संगम स्थान गंगा और सोन संगम के विषय में वर्णन किया गया है। पुजारी ने बताया कि इस मंदिर से जुड़ी एक कहानी यह भी है कि ताड़का वध के बाद भगवान राम अपने गुरु विश्वामित्र और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ बक्सर से सीता स्वयंवर के लिए मिथिला जा रहे थे। आरा से गुजरते समय उन्होंने इस मंदिर में पूजा अर्चना की थी। मान्यता के अनुसार वनवास के दौरान पांडवों ने भी यहाँ देवी की पूजा अर्चना की। यहीं पर देवी प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया था। इस मंदिर में काले पत्थरों की महासरस्वती की बड़ी और मूर्ति और महालक्ष्मी की छोटी प्रतिमा है। माता शक्तिपीठ और सिद्धिपीठ दोनों माता हैं। भोजपुर जिला के आरा शहर में माता आदि शक्ति और आरण्य देवी दो माताएं हैं। माता आदि शक्ति हुए हजारों बरस आदम युग से ही माता सती मैया का बायां जांघ गिरा था, जिसके चलते आदि शक्ति माता स्वयं शंभु हैं, आप रूपी प्रकट हुई हैं। माता आरण्य देवी माता हुई जो कि द्वापर युग से लेकर त्रेता तक धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा स्थापना की हुई। प्रभु श्री राम भी त्रेता में आए थे। धनु यज्ञ माता जी के दर्शन करके ही धनु यज्ञ स्वयंवर में यहाँ से गए और माता जानकी का प्राप्त किया। ये बताइए कि वैसे तो सालों भर लोग आते रहते हैं देश विदेश से, नवरात्र में कितना भीड़ होता है, कैसे? नवरात्र में तो भीड़ का कोई सीमा ही नहीं है। पूरा आरा शहर यहाँ से लेकर 0 माइल, यहाँ से लेकर मझौआ, यहाँ से लेकर घोषगंज, सभी इलाका भरी रहती है। इतना लंबा लाइन जी रातें दिन मंदिर चलते। भीड़ के हम लोग लाइन लगाकर नियम लगाते हैं। 10, 20, 50 करके दर्शन कराते हैं, जो कि भक्तों का एक बार बाहर का दिखा दीजिएगा। सब लाइन का सीमा बनाया गया है। क्या कहेंगे, कितना वर्ष पुराना है माता आरण्य देवी का इतिहास? माता आरण्य देवी का हजारों नहीं लाखों वर्ष पुराना इनका इतिहास है। भगवान श्री राम जब वनवास के पूर्व जा रहे थे तो यहीं से अपना माता का अर्चना करते हुए गए थे, और युधिष्ठिर जी का भी यहाँ से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ज्ञातवास में आए थे? हाँ, यहाँ पे आए हुए थे। और आरा का नाम माता आरण्य देवी के नाम पे ही आरा का नाम पड़ा है, पर आरण्य वन था जिससे माता का जुड़ा हुआ ये है। तो ये बताइए कि दशहरा में तो लाखों की भीड़ उमड़ती है, कैसे आप लोग व्यवस्था करते हैं कि माता का दर्शन? आज सुबह 4 बजे से ही मतलब बहुत से भक्तों आ गए हैं माता का दर्शन के लिए। आरती गेट खुलने से पहले से ही बहुत भीड़ थी, लेकिन ट्रस्ट और पंडित जी को लेके यहाँ पे बहुत सा व्यवस्था किया गया है, जिसमें एक लाइन से आना है, दर्शन करना है और दूसरे लाइन से निकलना है। और ट्रस्ट की तरफ से कहाँ से लोग आते हैं दर्शन? बहुत दूर दूर से, बिहार से ही नहीं, हाँ बिहार से ही नहीं, पूरे झारखंड से भी, यूपी से भी लोग आते हैं और अपने मन्नत मांगते हैं, जो भी मन्नत। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म
नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।